हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनमोल एस्ट्रोलॉजी चैनल। अब आज की वीडियो हिंदी में होगी बिकॉज मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे जहां पर आप सब मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे हिंदी में वीडियोस बनानी चाहिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट। एंड प्लीज मैं पहले ही कह दूं, आई एम अपोलोजाइजिंग यू पीपल, क्योंकि मुझे आदत है इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने की। इसीलिए मेरा थोड़ा स्लैंग इंग्लिश में जा सकता है या थोड़ा इंग्लिश आ सकता है। इसलिए प्लीज कमेंट्स में मुझे ये मत लिखना कि मैम इंग्लिश नहीं चाहिए, या तो हिंदी बोल लो या इंग्लिश बोल लो, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल विद मी। आई थिंक मेरी पूरी लाइफ ऐसी ही रही है कि मैंने, ऑल्दो आई एम अ पंजाबी, सो लोग बड़े सरप्राइज्ड होते हैं इस चीज से कि पंजाबी होके भी मैं पंजाबी क्यों नहीं बोलती हूँ इतनी, जबकि मुझे आती है, बट बहुत ओकेजनली आई स्पीक इन पंजाबी। तो मोस्टली मेरा, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन भी काफी फॉरेनर्स से भी होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आई वुड वांट यू गाइस टू एडजस्ट कि थोड़ा हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं वक्रीय शुक्र की। ठीक है। जब वीनस रेट्रोग्रेड चला जाता है और स्पेशली इन द साइन ऑफ पाइसिस, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। एंड हम सारे जोडियाक साइंस के बारे में भी आज बात करेंगे कि सारे जोडियाक साइंस के लिए वो कैसे काम करेगा। तो जैसे एक फॉर्मेट हमारा है कि पहले हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट, जो रेट्रोग्रेड वीनस है, वो पाइसिस में कैसे रिएक्ट करेगा। उसके बाद हम मुहूर्ता चार्ट का एनालिसिस करेंगे, और मुहूर्ता चार्ट का जो भी असेंडेंट आएगा उसी असेंडेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज। ठीक है। तो इसीलिए कमेंट्स में ये भी नहीं लिखना है कि अच्छा ये असेंडेंट कहाँ गया, इसके बारे में तो आपने बात नहीं करी। एंड मुहूर्ता चार्ट का असेंडेंट इस बार एक्वेरियस है, सो एक्वेरियस पीपल, मुहूर्ता चार्ट एनालिसिस और एक्वेरियस एनालिसिस सेम होगा, राइट। तो वीनस रेट्रोग्रेड या वक्रीय जाने वाला है, एक्चुअली जा चुका है 2 मार्च को, और ये 13 अप्रैल तक रेट्रोग्रेड रहने वाला है, तो ऑलमोस्ट 42 डेज के लिए। अब हमें ये जानना है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट या वक्रीय शुक्र होता क्या है। सी, कोई भी प्लैनेट जब उल्टा जाता है, मैंने हमेशा ये बात करी है कि वो प्लैनेट जब अपना वक्रीय का मतलब क्या है या रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है, कि कोई भी प्लैनेट अपनी मोशन को रिवर्स कर देता है। वो रुक कर थोड़ी देर स्टैग्नेंट पोजिशन पे आता है, राइट। उसके बाद वो अपनी मोशन को रिवर्स करके उल्टा चलना शुरू करता है, तो वो अर्थ के काफी क्लोज आ जाता है, इसीलिए उसका इफेक्ट सबसे मैक्सिमम रहता है। जिन लोगों के चार्ट में कोई भी प्लैनेट वक्रीय है, उन लोगों की लाइफ में वो प्लैनेट का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। और यही जब किसी ट्रांजिट में या गोचर में यही प्लैनेट वक्रीय हो जाए, तो ये और ज्यादा इफेक्ट देने लग जाता है, स्पेशली उन लोगों को जिनका ऑलरेडी वो प्लैनेट वक्रीय है। पर अगर किसी का नहीं है, तो उनको वो टू सम एक्सटेंट ही इफेक्ट देगा। और वो भी तब जब या तो उनकी महादशा में वो प्लैनेट एक्टिवेटेड है, अंतरदशा में एक्टिवेटेड है, या प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेटेड है। क्योंकि प्रत्यंतर दशा सबसे कम टाइम के लिए आती है, और ट्रांजिट्स भी, कुछ ट्रांजिट्स बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहला रूल सिंपल होता है वक्रीय ग्रहों का, कि वो जो भी ग्रह है जो वक्रीय है, वो आपको सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला है आपकी लाइफ में। तो जब शुक्र उल्टा हो जाए तो उसका क्या प्रभाव है, उसके बारे में वील टॉक अबाउट। अब जब शुक्र उल्टा जाता है, तो सिंपल सी बात है, जो भी शुक्र के एलिमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड हमारे पास कोई कार्मिक सिचुएशन लाइफ में अराइज करती है। उसी के साथ साथ शुक्र का इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। मतलब शुक्र नहीं, नॉट एग्जैक्टली रिवर्स, बट उसका प्रभाव बहुत ज्यादा इफेक्टिवली दिखता है हमें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो लग्जरी, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स, हमारे स्पाउस, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। शुक्र नेचुरली ही सेकेंड हाउस का और सेवेंथ हाउस का
लॉर्ड है। सेकंड हाउस क्या है? हमारी फैमिली, हमारा इनकम, हम बोलते कैसे हैं, हमारा जो ये वोकल कॉर्ड है ना, इसका वाइब्रेशन कैसा है या इसका टोन कैसा है, वो हमारा वीनस डिसाइड करता है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कैसी चीजें खरीदना पसंद करते हैं, कैसी पोजेशंस रखना पसंद करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे पोजेशंस का भी होता है। हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या हमारे हमारे लॉकर में क्या सामान पड़ा है, ये सब सेकंड हाउस बताता है। हम खाने में क्या हमें पसंद है, या हम अपने गले के थ्रू, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा थ्रोट है, तो हम गले के थ्रू क्या लेते हैं, क्या अंदर एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे हम लिकर पीते हैं, या फिर हम हमें जैसे अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स बहुत पसंद है, या फिर हमें किस तरीके का फूड, स्पाइसी फूड, स्वीट फूड बहुत बहुत क्या पसंद है, ये हमें सेकेंड हाउस से पता लगता है। तो वीनस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस हमारा प्रोफेशन भी रिप्रेजेंट करेगा, वीनस हमारे स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करेगा, और हमारा रिलेशनशिप हमारी फैमिली के साथ कैसा है उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। अब सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ आवर स्पाउस। हमारा पति या हमारी पत्नी कैसी है, उनका नेचर कैसा है, हम लोगों के साथ जब एक यूनियन फॉर्म करते हैं, हम किसी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में है, या हम किसी के साथ सिर्फ एक इनकाउंटर ही कर रहे हैं, वो भी वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अपने रिश्तों को कितना हद तक बैलेंस करके चलते हैं, हमारे अपने रिश्तों में क्या सिग्निफिकेंस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वीनस का कंजंक्शन या वीनस की युति जिस भी प्लैनेट के साथ होगी, वो बताएगा कि आप रिलेशनशिप्स को किस तरीके से लेते हो, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे वीनस और मून का अगर कंजंक्शन है, तो वो बताएगा कि आप इमोशनली हर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हो। मार्स अगर इन्वॉल्व है, तो आप बहुत हेल्पफुल रहते हो, आप बहुत पैशनेटली अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, पर आप उतना ही लड़ते भी हो उन लोगों से। तो इस तरीके से वीनस का कॉम्बिनेशन हमें हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताता है, सिर्फ स्पाउस के बारे में नहीं बताता। साथ ही साथ वो सेवेंथ हाउस को जो रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए जब ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड जाता है ना, ये इन सब एरियाज को इफेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जिसका वीनस रेट्रोग्रेड है, या जिसका वीनस रेट्रोग्रेड जा रहा है, वो इंसान का कुछ कार्मिक सिचुएशन होता है इन सब मैटर्स से रिलेटेड। चाहे वो उसकी फैमिली हो, चाहे वो उसका इनकम हो, चाहे वो उसका स्पाउस हो, चाहे वो उसका रिलेशनशिप हो या इंटरेक्शन विद रिलेशनशिप हो। अब वीनस एक बहुत ही डिप्लोमेटिक प्लैनेट है, एंड वीनस से ये भी पता लगता है कि कोई इंसान कितना शक्की है। रिलेशनशिप्स में अगर आप देखोगे ना कि कोई इंसान शक्की है या नहीं है, तो उसके वीनस को देखो। वीनस अगर अफ्लिक्टेड है, तो डेफिनेटली वो इंसान 100% शक्की होता है, राइट? उनको क्यों? क्योंकि जब वीनस अगर बहुत अफ्लिक्ट हो जाए, या वीनस वक्रीय चला जाए, इन लोगों के अंदर डर बैठ जाता है वीनस की चीजों को लेकर। मेरी लाइफ में लग्जरी नहीं हुई कभी, मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया, तो इन लोगों के अंदर इन सब चीजों को लेकर बहुत डर होता है। और वो डर से, वो ही डर बेसिकली वो कार्मिक फैक्टर ऑफ वीनस है, राइट? तो जब वीनस रेट्रोग्रेड जाता है, आप इन सब चीजों को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो। इसीलिए आप रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा फियरफुल रहते हो, आप बहुत ज्यादा डर, आपके अंदर डर रहता है, आप अपने पार्टनर को हमेशा ना एक थोड़ा बहुत शक की निगाह से भी देखते हो, और उनको हमेशा कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हो। इसीलिए आपका रिलेशनशिप के साथ कार्मा होता है। अगर तो वीनस रेट्रोग्रेड है और उसके साथ अफ्लिक्शन भी है, देन डेफिनेटली ये इंसान बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर रिलेशनशिप्स में पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही सेल्फ इंटरस्पेक्शन कर लेते हैं, ये अपने आप को पहले ही भापना शुरू कर देते हैं कि अगर इस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में गया, तो क्या मेरा ये रिलेशनशिप निभेगा। तो इस तरीके से वीनस जब वक्रीय होता है, आप हर वो चीज को, चाहे वो लग्जरी एलिमेंट हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो क्रिएटिव एंडेवर्स हो, चाहे वो आपका कोई आर्टिस्टिक काम हो, आप उसमें बहुत बारीकी से घुस जाते हो। अब वो ये रिजल्ट किस तरीके से बाहर आता है, ये ज़ोडिएक साइन पे डिपेंड करता है। अब ट्रांजिट में ये वक्रीय शुक्र
एक्चुअल में उल्टा हो रहा है पाइसिस साइन में, जिसमें वो एग्जॉल्टेड माना जाता है। अब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले ट्रांजिट वीडियो में कि पाइसिस में वीनस के रिजल्ट्स क्या होते हैं, पर हम आज इसके बारे में भी थोड़ा सा समरी ले लेंगे। तो वीनस जब पाइसेस में जाता है ना, तो 12th हाउस है आपका सबसे लास्ट हाउस। ये वो ये वो हाउस है, घर है, जिसके बाद आपकी सोल सीधा एस्केप कर जाती है। इसीलिए इस हाउस को हाउस ऑफ फॉरेन लैंड्स, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल्सो द मेडिटेशन हाउस कहा जाता है। ये हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। जब हम सोते हैं हमारी सोल एस्ट्रल ट्रैवल करती है, तो ये भी 12th हाउस के कारण करती है। जिसका 12th हाउस डोमिनेंट होगा उसकी इंट्यूशन पावर हाई होगी। ऐसे ही जो पाइसीज जोडियक साइन होते हैं, चाहे वो मून हो पाइसीज में, चाहे वो असेंडेंट हो पाइसीज में, ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं और ये लोग बहुत केयरफुल भी होते हैं, बहुत कॉशियस भी होते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये लोग जल्दी डर जाते हैं, पर ये हमेशा 2 स्टेप्स अहेड चलते हैं हर किसी से। तो जब शुक्र को आप 12वें घर में रखोगे ना, 12वां घर आपकी डिवोशन का है। स्पिरिचुअलिटी क्यों बोली गई है 12th हाउस से? क्योंकि 12th हाउस एक ऐसा स्थान है जहां पर आप हाईएस्ट ऑफ डिवोशन करते हो। आप सारी मोह माया छोड़ चुके हो। अब आप उस घर में बैठ के सिर्फ अपना संन्यास लोगे, या आप बिल्कुल फोकस्ड होकर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करोगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए जब शुक्र 12th हाउस में जाता है या साइन ऑफ पाइसिस में जाता है, ये सबसे हाईएस्ट डिवोशन देता है। ये डिवोशन देता है टुवर्ड्स समथिंग। अगर ऐसे लोग किसी से प्यार करते हैं ना, जिनका भी शुक्र पाइसिस में है, उनका पूरा वर्ल्ड, पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स उस इंसान के अराउंड सराउंड करने लग जाता है। ये लोग जब प्यार में होते हैं ना, ये इतना इमेजिनेशन ले आते हैं अपने अंदर कि ये फर्स्ट मीटिंग में ही अपने शादी तक के प्लान्स डिसाइड कर चुके होते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो वीनस इन पाइसिस ऐसा बनाता है। वीनस पाइसिस में एग्जॉल्टेड इसलिए भी होता है क्योंकि 12th हाउस, 12वां घर, हमारा एक्सपेंडिचर का भी है, हमारे खर्चे का भी है। तो खर्चा इंसान किस पे करना चाहता है? लग्जरी पे, अपनी लाइफ को या लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए। इसीलिए शुक्र वहां पर कंफर्टेबल फील करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एटलीस्ट इतना पैसा लाइफ में होता है कि वो लग्जरी अटेन कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका शुक्र एग्जॉल्टेड है, उच्च का है या पाइसिस में है, ऐसे लोगों को कभी भी लग्जरी की कमी नहीं होती। पर लेट मी टेल यू, ये एक बहुत ही फिक्स्ड टर्म नहीं है। ऐसे लोगों को कमी हो भी सकती है। उनका नवांशा आपको चेक करना पड़ेगा। अगर नवांशा में भी लग्जरी का प्रॉमिस है, सिर्फ तभी फुल लाइफ उनको लग्जरी की कमी नहीं होगी। अदरवाइज मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका पाइसिस में वीनस है, पर फिर भी उनको बहुत दिक्कत आती है लग्जरी और मनी मैटर्स से रिलेटेड। पर ये जरूर है कि अगर ये लोग खर्चा करेंगे, ये एक पैसे की जगह 4 पैसा खर्चेंगे, पर हमेशा इनको फाइनेस्ट ऑफ थिंग्स चाहिए होती है, सबसे अच्छी चीजें चाहिए होती हैं। तो जब पाइसिस में वीनस जाता है, वो 2 एक्सट्रीम्स में आपको लेकर जाता है। या तो ये आपको बनाएगा टोटली अडिक्टिव, टोटली कि आप बस अपनी सुध बुध खो के संन्यास ले चुके हो और आप उसी चीज में या उसी एरिया में बस इन्वॉल्व हो गए हो। या तो ये आपको बिल्कुल ही वहां से डिटैच कर देगा। तो पाइसिस के 2 एक्सट्रीम्स होते हैं, एक होता है एडिक्शन, एक होता है डिटैचमेंट एंड ओब्लिवियन, कि आपको कोई सुध-बुध ही नहीं है, आपको कोई होश ही नहीं है उस घर के बारे में, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बिल्कुल इग्नोरेंट बिहेवियर है। ठीक है? तो अब इस ज़ोडिएक साइन में वीनस जा रहा है रेट्रोग्रेड। तो जब वो उल्टा गया इस पर्टिकुलर साइन में, तो उसने क्या किया कि वो इन चीजों की गहराइयों में घुस गया। अब शुक्र इसमें अपने अंदर झांकेगा। ठीक है? जिस भी घर में शुक्र रेट्रोग्रेड जा रहा है,
उस घर की जो इंट्यूटिव पावर होती है ना, जो इनविजिबल पावर होती है, ईथर वाली पावर होती है, उसके अंदर गहराइयों में शुक्र आपको लेकर जाएगा। शुक्र चाहेगा कि अब आप उस घर की गहराइयों में जाओ और अपने आप को ठीक करो। अपनी पास्ट प्रॉब्लम्स, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स और जो भी आपने पास्ट के एक्शंस लिए थे, एफर्ट्स किए थे, उन सबको चेक करो और उन सबको ठीक करो। और पाइसेस एक ऐसा साइन भी है जो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसी एंड शुक्र इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीलर। इसीलिए जब शुक्र इस साइन में रेट्रोग्रेड गया है, वो चाहता है कि आप अब पूरा अंदर तक, जैसे होता ना कि अगर कोई बीमारी है किसी को, तो उस बीमारी की जड़ पकड़ना चाहते हैं। तो इस प्लेसमेंट का मतलब यही है कि जिस भी हाउस में ये प्लेसमेंट जा रही है, उस पर्टिकुलर हाउस की जड़ पकड़नी है। ठीक है? तो किसी भी घर में ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये रेट्रोग्रेशन हो रहा है, आपको उस घर के अंदर तक जाना है और वहां की प्रॉब्लम को अपरूट करना है। ये इसका कार्मा है और ये फुलफिल करने आया है यहाँ पर, राइट? साथ ही साथ, सिंस शुक्र रिप्रेजेंट करता है हमारे, शुक्र पाइसेस में हमारे खर्चे को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये बताना चाह रहा है कि अब आप जो भी आपने पास्ट में, रीसेंट पास्ट में कोई खर्चे किए हैं, कोई कोई चीजें परचेज करी हैं, तो एक बार उनके अंदर झांको, एक बार देखो, रियलाइजेशंस लेकर आओ कि क्या वो ठीक है कि नहीं, क्या उसका कोई प्रोडक्टिवनेस है कि नहीं। इसी के साथ साथ आपको अपने रिलेशनशिप्स के अंदर भी, क्योंकि देखो, पाइसेस एक ओशन है, राइट? पाइसेस एक ऐसी डोमेन है कि जैसे पूरा समंदर है, उसके अंदर कितना कुछ है, राइट? उसके अंदर कितनी वेव्स है, कितना वाटर एलिमेंट है। तो इसीलिए पाइसेस उस वाटर एलिमेंट की तरह है। तो जब शुक्र इस वाटर एलिमेंट में आता है, नो डाउट उसके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके पास बहुत बड़ा समुंदर है तैरने के लिए। तो वो कहता है कि उस समुंदर के अंदर जाके खजाने को निकालो। तो जब रेट्रोग्रेशन होती है तो वो ये चीज एक्सपेक्ट करता है, इसीलिए ये टाइम है कि आप अपने अंदर जाएं, अपनी पास्ट की गलतियां, अपने पास्ट के एक्सपेंडिचर, अपने पास्ट के डिसीजंस को एक बार देखें कि वो सही है कि नहीं, फिर फॉरवर्ड मूवमेंट करें टुवर्ड्स द साइन ऑफ एरीज। क्योंकि एरीज में शुक्र बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत प्रेजेंटेबल होता है, बहुत अपफ्रंट होता है, वो बढ़ चढ़ के कोई काम करता है। इसीलिए ये जो काम है, जो वीनस रेट्रोग्रेड आया है पाइसेस में, वो चाहता है कि आप थोड़ा सीक्रेसी में जाओ, आप थोड़े अपने ओन वर्ल्ड में जाओ और फिर ये चीजों का रियलाइजेशन करो। इसी के साथ साथ कोई भी ग्रह जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने पिछले स्थान का रिजल्ट देता है। साथ ये चीज हमेशा कही जाती है, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो जो पिछले स्थान का रिजल्ट है या पिछले स्थान का जो भी कर्मा है, वो उस वक्त वो बेसिकली पार कर गया है, वो साइन, जैसे वीनस ने एक्वेरियस पूरा पार कर लिया, पर कुछ ऐसा कर्मा रह गया जो वीनस को बाद में याद आया कि ये तो मेरा कर्मा रह गया, ये तो मुझे फुलफिल करना था। वो वापस पीछे जा रहा है, वो कह रहा है कि उस हाउस के कर्मा को फुलफिल कर लो, तभी इस हाउस का मैं कर्मा दूंगा। तो जहां पर भी आपका एक्वेरियस साइन है, आपको उससे रिलेटेड कोई अनफिनिश्ड कर्मा है जो आपको पूरा करना है, कोई ऐसा कार्य है जो रह गया है, वो आपको पूरा करना है ताकि आप आगे बढ़ पाओ। तो इसीलिए जो एक्शन आप एक्वेरियस की तरफ लोगे, वो कहीं ना कहीं आपको पाइसेस के एक्शन के लिए हेल्प करेगा, और जो एक्शन आप पाइसेस के हाउस के लिए लोगे, वही आपको एक्वेरियस साइन के लिए भी हेल्प करेगा। तो ये दोनों हाउसेस कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट हो जाएंगे इन रिगार्ड्स ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि वीनस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? नाउ
अब हम बात करते हैं सारे ज़ोडिएक साइंस की, और उससे पहले हम बात करेंगे मुहूर्ता चार्ट की। ठीक है? आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो जिस वक्त पाइसेस में शुक्र वक्रिय गया, उस वक्त का ये चार्ट था। उस वक्त एक्वेरियस राइजिंग था, जिसमें सन एंड सैटर्न, सूर्य और शनि साथ में फर्स्ट हाउस में बैठे थे। एक्वेरियस में सेकंड हाउस में शुक्र के साथ चंद्रमा, राहु और बुध बैठा था। जुपिटर, गुरु टॉरस में ही है। आई थिंक यू आप लोग मेरी बेटी की आवाज सुन पा रहे होंगे, तो शी इज इन अ होल मूड राइट नाउ। अभी उसने अपने गाने चलाए हुए हैं और अपनी सिस्टर के साथ, मेरी नीस है, उसके साथ शी इज जस्ट यू नो डांसिंग लाइक क्रेजी। ओके, तो अब जुपिटर जो है, जुपिटर फोर्थ हाउस में है, और वो राशि परिवर्तन योग कर रहा है इस शुक्र के साथ। तो अब हमें कुछ चीजें नोट करनी है ये एनालिसिस करने से पहले। अब मंगल भी है, मंगल जेमिनाई में है और डायरेक्ट है इस वक्त, स्ट्रेट मोशन में चल रहा है। पर इस शुक्र के ऊपर ना एट प्रेजेंट किसी का भी एस्पेक्ट नहीं है। पर दो ऐसी चीजें हैं जो इस शुक्र के कंडीशन को इफेक्ट करेंगे। ठीक है? पहली चीज कि ये शुक्र गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग में है। ठीक है? सेकंड और फोर्थ हाउस के अंदर, मतलब एक्वेरियस के लिए सेकंड और फोर्थ हाउस के अंदर राशि परिवर्तन योग है, पर वैसे शुक्र और गुरु के आपस में राशि परिवर्तन योग है। तो जब दो दुश्मनों के बीच में राशि परिवर्तन योग होता है ना, तो वो हमेशा एक दूसरे को हेल्प ही करता है। क्यों? क्योंकि मैं भी नहीं चाहती मेरे दुश्मन मेरा घर खराब करे, इसीलिए मैं उसके घर को हमेशा समेट के रखूंगी। यही आइडियोलॉजी इधर चलती है। ठीक है? अब इसके बाद दूसरा फैक्टर ये है कि शुक्र अगर उच्च का है, तो वहां पर बुध नीच का भी है। तो इसीलिए हमारा इस वक्त शुक्र का कार्य क्या है, शुक्र का कर्मा क्या है, दैट आपको अपना लॉजिक खोना है। लॉजिक अभी टाइम नहीं है लॉजिक के साथ काम लेने का, अभी टाइम है इंट्यूशन के साथ काम लेने का। अब क्योंकि जब बुध नीच का हो जाता है ना, तो क्या मतलब है उसका? अब बुध को कहा जाता है उच्च का, क्यों कहा जाता है वर्गो में? बिकॉज वर्गो में वो सबसे ज्यादा लॉजिकल होता है, वो सबसे ज्यादा नेगोशिएट करता है, बहुत कैलकुलेटिव होता है। तो वो हर चीज को कैलकुलेशन से देखता है, हिसाब किताब से देखता है। अगर सेवेंथ हाउस के साथ वर्गो एग्जॉल्टेड या वर्गो सॉरी मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड या मर्क्यूरी वर्गो में आ जाए, तो मतलब आप रिलेशनशिप्स को बहुत कैलकुलेटिव तरीके से लेते हो कि मैं सामने वाले का कितना कर रही हूँ और सामने वाला मेरे लिए कितना कर रहा है, मैं उतना ही करूंगी, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगी उसके लिए। ठीक है? तो यही चीज होती है मर्करी मर्करी एग्जॉल्टेड में। बट जब मर्करी डिबिलिटेटेड चला जाता है ना, तो ऐसे लोग ना लॉजिक खो देते हैं। ऐसे लोग किसी भी डायरेक्शन में जहां पर भी ये मरकरी इन्वॉल्व हो जाए, उस हाउस से उस हाउस के प्रति ना ब्लाइंड हो जाते हैं। उस हाउस के प्रति ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी हो रहा है, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, ग्रीन फ्लैग्स दिख रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं, जो हमें समझ आ रहा है हम वही समझेंगे। तो हमेशा मरकरी डिबिलिटेटेड वालों का एक अपना ही दुनिया चल रहा होता है, अपनी ही दुनिया में व्यस्त होते हैं वो। ठीक है? तो इसीलिए अब ये मरकरी डिबिलिटेटेड है और वीनस एग्जॉल्टेड है और साथ में वक्रीय है। नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। नीच भंग राजयोग का मतलब ये होता है कि कोई एक प्लैनेट नीच का है, पर वो या तो उच्च के प्लैनेट के साथ बैठ गया है या तो उसी घर के मालिक के साथ बैठ गया है। इसका मतलब है कि वो नीच का होके भी उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। कोई प्लैनेट उसको एक सपोर्ट दे रहा है। वो प्लैनेट जिस भी पेडेस्टल पे खड़ा है ना, जिस भी जमीन पे खड़ा है, वो जमीन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए वो प्लैनेट अपने इल इफेक्ट्स ज्यादा नहीं देता है। वो इल इफेक्ट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से ही देता है। ठीक है?
तो सबसे पहले जब मैं ऐसा कंजंक्शन देखती हूँ, स्पेशली वीनस एंड मर्करी का, ये सबसे एक्सीलेंट कंजंक्शन होता है उन लोगों के लिए जिनका काम आर्टिस्टिक एंडेवर से रिलेटेड है। जो लोग आर्ट आर्ट से रिलेटेड या इनोवेशन से रिलेटेड काम करते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए, इमेजिनेशन के लिए, नॉवल राइटिंग के लिए एक्सेलेंट है। ठीक है, पर यहाँ पर हमें बात करनी है इस मुहूर्ता चार्ट की। अब ये मुहूर्ता चार्ट मुझे क्या बता रहा है कि ये वीनस का थीम क्या है। अब वीनस जा रहा है रेट्रोग्रेड, ठीक है, वो एक तो वो पहले से ही बोल रहा है कि अपने रिश्तों के अंदर झांको, उसकी फाउंडेशन को झांको। अब साथ ही साथ ना वो सेकंड हाउस में आके कह रहा है कि अपने फाइनेंसेस को चेक करो, कहाँ कहाँ खर्चा किया था, लाइफस्टाइल अभी है कैसा है, सही है कि नहीं है, पैसे कहाँ से लाए हो, पैसे कहाँ से आगे लाओगे, ये देखो। तो ये आपको सेकेंड हाउस से रिलेटेड मेजरली, ये जो वीनस रेट्रोग्रेड आया है ना, ये कॉम्प्रोमाइजेस के लिए आया है, ये सैक्रिफाइसेस के लिए आया है। ये कह रहा है कि आपने जो भी गलतियां की है अपने फाइनेंस से रिलेटेड, अपने रिश्तों से रिलेटेड, स्पेशली आपका रिश्ता आपकी फैमिली के साथ, या फिर आपके जो जेनरेशनल ट्रॉमास है, पिछले जो ट्रॉमास चलते आ रहे हैं, जब भी वाटर साइन में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड जाता है, एंड स्पेशली अ प्लैनेट लाइक वीनस, दैट रिप्रेजेंट्स जेनरेशनल ट्रॉमा। जेनरेशनल ट्रॉमा का मतलब है जो आपने अपने चाइल्डहुड में एक कला कलेश देखा है अपने आसपास, या कोई ट्रॉमा देखा है, या आपकी लाइफ में आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, उसकी वजह से आपने कुछ ट्रॉमा देखा है। आपने अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना लिया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरा दिल बहुत दुखा है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, और आपने कभी उसको एड्रेस नहीं किया। बट आने वाले सब रिलेशनशिप्स में, या जितने भी रिलेशनशिप उसके बाद आए, उस आपने उन सब में वो चीजें दिखाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ चीटिंग हुई, किसी ने आपको चीट किया, अगला रिलेशनशिप आया, वो इंसान तो ऐसा नहीं था, मे बी ऐसा नहीं था, पर आपने उसको उस पर शक किया। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक बार हो चुका है, आपके अंदर फियर बैठ गया कि मेरे साथ ही फिर से ना हो जाए। इस ट्रॉमा को अभी आपको एनालाइज करना है, अंदर जाके उस ट्रॉमा को पहचानना है और उसको हील करना है। तो ये शुक्र यही बताने आया है कि जो भी डिसेप्टिवनेस आपके साथ हुई है, या पास्ट में आपने ही करी है किसी के साथ, आपको उन सबको रियलाइज करना है। आपको डीप थिंकिंग में जाना है अपने पास की चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए। अब ये पर्टिकुलर मुहूर्ता चार्ट का जो असेंडेंट है वो एक्वेरियस है। अब सन और सैटर्न का कंजंक्शन है। सन सेवेंथ लॉर्ड है, सैटर्न ट्वेल्थ एंड फर्स्ट लॉर्ड है। इसका मतलब है कि ये जो सारा रेट्रोस्पेक्शन है, ये दो ही एरियाज से इन्वॉल्व है। आपका पास्ट जेनरेशनल ट्रॉमा, और इट कैन नॉट, समटाइम्स इट इज नॉट जेनरेशनल, वो जेनरेशनल नहीं होता, वो आपकी फैमिली की वजह से कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, बट आपके खुद के एक्सपीरियंसेस की वजह से कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अपना कोई ट्रॉमा, कोई इमोशनल ट्रॉमा, फाइनेंसेस से रिलेटेड ट्रॉमा, और आपके फैमिली के साथ, आपके रिलेशन के शिप के साथ जो ट्रॉमा है, आपको ये सारे ट्रॉमास को एड्रेस करना है, हील करना है, एक्नॉलेज करना है। अब ये मुझे बता रहा है कि अगर एक प्रैक्टिकल सेंस में देखो, तो ये बहुत अच्छा भी हो सकता है ट्रांजिट इन टर्म्स ऑफ आपके फाइनेंसेस। अब वीनस लॉर्ड किसका है? फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, एंड नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है। नाउ दिस इज फॉर एक्वेरियस असेंडेंट्स। जो कुंभ राशि है, या कुंभ आपकी राशि भी हो सकती है, मून साइन भी हो सकता है, या लग्न भी हो सकता है, असेंडेंट भी हो सकता है। तो ये फोर्थ लॉर्ड है और नाइन्थ लॉर्ड है। अब ये दोनों लॉर्ड्स आपके सेकेंड हाउस में जा रहे हैं, ये धन योग बनाता है, और ये एग्जॉल्टेड भी है, उच्च का भी है, पर रेट्रोग्रेड है। तो अब
यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना है अपने एंड पे, या आपको एक कोई वर्स्ट सिचुएशन में से निकलना है अपनी लाइफ में, जिसके बाद आपको ये फायदा मिलेगा, जो कि फायदा कोई फाइनेंशियल फायदा है। अभी ये शुक्र चाहते हैं कि आप अपने सेकंड हाउस के मैटर्स को जरा सॉर्ट कर लीजिए। अपना जो भी आपका फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके अंदर बसा हुआ है, आपने कभी बोला नहीं, कम्युनिकेट नहीं किया, आपके अंदर इमोशंस दबे पड़े हैं, आपको उन सबको एक्नॉलेज करना है, उन सबको बाहर निकालना है कम्युनिकेट करके, क्योंकि मर्करी भी यहाँ पर है। अब आपको कम्युनिकेशन करते हुए लॉजिक नहीं ढूंढना कि मेरे को अच्छा ये चीज मुझे बोलनी चाहिए, ये चीज मुझे नहीं बोलनी चाहिए, नॉट एट ऑल। यहाँ पर आप देख रहे हो सन लोएस्ट डिग्रीज ले रहा है, सैटर्न हाईएस्ट डिग्रीज ले रहा है, सन पेडेस्टल पे बैठा हुआ है। इसीलिए इस वक्त आपके अंदर वो तेज, वो एग्रेशन, जो कि एक्वेरियस का एक्चुअल में नेचर ऐसा नहीं है, पर एट दिस पॉइंट आप ये चीज फील करोगे कि यार बहुत हो गया, इतना सारा क्रिटिसिज्म, इतना सारा जजमेंट, अब मुझे तो इन सब से निकलना है। अब तो मैं बिना सोचे समझे बोलूंगा या बोलूंगी। अब मेरे साथ जो भी पास्ट में हुआ, या मेरा किसी ने कहीं साथ नहीं दिया, या मेरे इमोशंस को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया गया, अब मुझे उसका हिसाब चाहिए। दिस इज व्हाट एक्वेरियस पीपल आर गोइंग टू फील। पर ये चीज जरूर है कि सिंस आपका सेकेंड हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड है, आप कोई नई चीजें तो बाय मत करना, कोई भी नया आर्टिकल, जबकि जब रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस आता है, राइट, तो उस वक्त ना आप बहुत रिसर्च करते हो कोई भी लग्जरी चीजों पे। आपको कुछ खरीदना है तो आप ना इधर उधर देखोगे कि मुझे अच्छा कार खरीदनी है, मैं 4-5 कार्स पे सर्वे करूंगी, एंड फिर उसमें से सिलेक्ट करूंगी कि मुझे ये कार लेनी है। पर आपको अपने बजट को, अपने इनकम को, अपने फाइनेंसेस को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। आपको अगर इंट्यूटिवली कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पर मेरा पैसा डूब जाएगा, जस्ट स्टॉप, डू नॉट इन्वेस्ट देयर, वहां पर अपना पैसा मत फंसाओ। पर डेफिनेटली एक्वेरियस के लिए ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। आप लोगों को वैसे ना अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं वर्क फ्रॉम होम की, और वो आपके लिए बहुत अच्छी भी रहेगी। या अगर आप ओवरसीज रहते हो ना, तो आपको अपना घर भी शायद विजिट करना पड़े, आपको शायद अपने जहां पर भी आपका घर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपको उनके पास जाना पड़ेगा फॉर सम रीजन। अब वो रीजन कुछ अच्छा भी हो सकता है, बट बुरा भी हो सकता है। ये आपके खुद के महादशा, खुद के प्लैनेट्स अब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पर नेचुरली एक्वेरियस के लिए ये चीज ये बता रही है कि अभी टाइम है कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी हेल्थ और अपने फाइनेंसेस को चेक कर लो, अपने आप को हील कर लो वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि सैटर्न भी असेंडेंट छोड़ने वाला है। सैटर्न ने आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से रियलिटी चेक दे दिया है, अब आगे बढ़ना है। तो इसीलिए एक वो जो फाइनल स्पार्क होता है ना, एक आखिरी की चिंगारी होती है, वो है जो ये दे रहा है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट एक्वेरियस। अब इसके बाद पाइसीज ही असेंडेंट, आपके असेंडेंट में ही शुक्र रेट्रोग्रेड जा रहा है। इस टाइम पे ना आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील कर सकते हो, सुपर सेंसिटिव, एंड आप ये भी फील कर सकते हो कि मुझे कोई तो चाहिए मुझे समझने के लिए। अब ये जो वीनस है रेट्रोग्रेड, अब देखो पाइसीज ना एक साइन ऑफ कंफ्यूजन्स भी है, ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स लेकर आएगा। इसीलिए 13 अप्रैल तक मैं आपको तो सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ का लो। अब शुक्र जो है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तीसरे घर का लॉर्ड है, और साथ ही साथ वो एट्थ हाउस का भी लॉर्ड है। ये दोनों ही हाउसेस सबसे डीप एंड डार्क हाउसेस होते हैं। इसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके रेट्रोग्रेड हो रहा है, और रेट्रोग्रेड हो गया वो मोक्षा हाउस, एक और मोक्षा जो हाउस है जो कि 12th हाउस है, ये उसको भी एक्टिवेट कर रहा है। अब ये जो आपका टाइम है ना,
ऑल्दो राहु की वजह से आप बहुत ही सेल्फिश फील कर रहे होगे, राहु की वजह से आप बहुत ही इंट्यून्ड भी फील कर रहे होगे, इंट्यूटिव भी फील कर रहे होगे, पर ये टाइम है आपका थोड़ा अपने अंदर झांकने का, अपने ट्रॉमास को झांकने का, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है पाइसीज लोगों को, चाहे वो मून इन पाइसीज हो, चाहे वो असेंडेंट इन पाइसीज हो, इन लोगों को कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स या एकदम से घबराहट होना या एकदम से डर लग जाना, ये सब आपको हो रहा है। अब आपका काम है इस चीज का रीजन फाइंड आउट करना, और इस चीज का रीजन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा है। इस लाइफ का पास्ट लाइफ भी हो सकता है और वैसे पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। तो आपको ये सब अपने अंदर एक बार आइडेंटिफाई करके उसको हील करना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सी सडन या एकदम से बहुत से इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं इन 42 डेज में, और वो जो इवेंट्स हैं वो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा इफेक्ट करके जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर देकर जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ राशि परिवर्तन योग भी थर्ड और फर्स्ट में है, पर ये राशि परिवर्तन योग जुपिटर और शुक्र के बीच में है। अब इसका मतलब है कि जो भी सिचुएशन आपके ऊपर पड़ने वाली है ना, जो कि एक सडन सिचुएशन पड़ेगी, उसका हल सिर्फ एक ही है कि आप अपनी हायर अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो दुनियावी नॉलेज कह लो या आपका दुनियावी एक्सपीरियंस कह लो, लोगों के साथ जितनी आपको समझ है दुनिया की, लोग क्या कहते हैं वो, दुनियादारी की, आप उसको यूज करोगे, और वही अकेला एक आपका कह लो, आपका एक राम बाण है इस चीज से निकलने का, हर प्रॉब्लम से निकलने का। 12th हाउस में आपके सन और सैटर्न कंजंक्ट है, ये एम्बैरेसमेंट लेकर आता है, ये कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस, मेजर सैक्रिफाइस लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत एंटी जाना पड़ेगा राहु इन असेंडेंट वाली पोजीशन के, आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस किसी के लिए या अपने ही अंदर अपनी कुछ फीलिंग्स, अपनी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। सिंस ये असेंडेंट में रेट्रोग्रेड गया है, ये या तो आपको अपने इमोशनल पास्ट ट्रॉमा से डील करना है, या फिर आपका कोई हेल्थ इशू रीसर्फेस कर सकता है आपको, जिसको अब जड़ से हटाना है। तो कुछ ऐसा रिक्वायर्ड होगा जहां पर आपको उसको जड़ से निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ सकता है, आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है, और आपको उस बीमारी को या उस प्रॉब्लम को, चाहे वो एंजाइटी की प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, उसको अब जड़ से हटाना है, जड़ से मिटाना है। इसी के साथ साथ आपने अपने ऊपर जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, अपने ऊपर आपने जो भी लग्जरी एक्सपेंडिचर किया है या कुछ भी किया है, अब आपको एक बार ना उसके बारे में सोचना है, उसका कैलकुलेशन करना है कि क्या वो सही था, क्या वो रिक्वायर्ड था, और उससे मुझे अब क्या मिला है, क्या वो जरूरी था। और सबसे बड़ी चीज, स्पाइसीज लोगों को स्पेशली अल्कोहल और कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एडिक्शन से रिलेटेड चीज से दूर रहना है, चाहे वो दारू हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोकेन हो, कुछ भी हो, आपको उन सब से दूर रहना है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपका बहुत ही फ्रैजाइल टाइम चल रहा है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम चल रहा है, जहां आप इजीली इन बहकावों में आ सकते हो। तो आपको उससे बच के रहना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द साइन ऑफ एरीज। अगर आपका लग्न मेष है या फिर आपका मून चंद्र राशि मेष है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इनके मेष लोगों के लिए, एरीज के लिए, ये जो रेट्रोग्रेड ऑफ वीनस है ये 12th हाउस में है। अब 12th हाउस वैसे भी वीनस की एग्जॉल्टेड पोजीशन मानी जाती है, साथ ही साथ ये उसी हाउस में रेट्रोग्रेड गया है। ये 11th हाउस को इफेक्ट करेगा, 12th हाउस को इफेक्ट करेगा, और इसका राशि परिवर्तन योग
सेकंड हाउस के साथ हो रहा है, दूसरे भाव के साथ और जुपिटर के साथ। अब ये कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि आपको सबसे पहले तो सारे एरीज असेंडेंट्स को, अपने फियर्स को, अपने डर को, अपनी लाइफ के हर्ट, ट्रॉमा, वो इमोशनल चीज को एक्नॉलेज करना है। और आपको पता है ये चीज ना वैसे भी साढ़े सती का पहला भाग या पहला ढैया आपको कराएगा ही कराएगा। तो शुक्र ना सिर्फ आपको अभी प्रिपेयर कर रहा है उस चीज के लिए। सी, जब एरीज होता है ना, एरीज असेंडेंट हो चाहे मून एरीज में हो, तो आपके अंदर कहीं ना एक्सेप्टेंस नहीं रहती है। ये हर वो फायर प्लैनेट के साइंस के साथ होता है, जैसे कि सन, उसका साइन क्या है, लियो। जैसे कि मार्स, उसके साइन क्या है, स्कॉर्पियो एंड एरीज। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, या फिर जुपिटर, उसके साइन क्या है, पाइसीज और सैजिटेरियस। ये सारे जोडियाक साइंस ऐसे हैं जिनके अंदर एक्नॉलेजमेंट लैक करता है। इसीलिए जब साढ़े सती आपके पास आती है या इन राशियों पे आती है, तो इनको सबसे ज्यादा धक्का लगता है इमोशनली। क्यों? क्योंकि ये फायर एलिमेंट जो होता है ना, ये इतना ज्यादा इनके माइंड पे छाया होता है कि इनको ना कुछ चीजें नहीं दिखती है, कुछ चीजें ओवर शैडो हो जाती है। तो इसीलिए एरीज लोगों के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है अकेले बैठ के अपने आप के से बात करना, अपने आप के बारे में सोचना। पास्ट में कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट रहा हो जहां पर आपको तकलीफ हुई है अपनी फैमिली की वजह से, या आपने कोई मेजर लॉस इनकर किया है फाइनेंसेस को लेकर, ये सब कुछ आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मून उस वक्त वीनस के साथ ही है जब वीनस रेट्रोग्रेड गया है। तो इसका मतलब है कि आपके इमोशंस, और मर्क्यूरी भी है, मतलब आपके इमोशंस की डेप्थ है यहाँ पर। आपको अपने इमोशंस के बहुत डीप विद इन जाना है, इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड करना है अपने जेनरेशनल ट्रॉमास, अपने ट्रॉमास को अंडरस्टैंड करना है, एक्नॉलेज करना है और उन पर काम करना है, उनको ठीक करना है। इस टाइम पे आप भी बहुत ज्यादा प्रोन हो सकते हैं एडिक्शन के। तो सबसे पहले दारू, ड्रग्स, कोकेन, मेथ, पता नहीं जिस भी टाइप के एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, सबसे दूर रहना है। सिगरेट, स्मोक, एवरीथिंग, क्योंकि इस टाइम पे आपको एडिक्शन हो सकती है। और 12th हाउस सेक्सुअल प्लेजर का भी होता है, बेड प्लेजर का भी होता है। आपको उन चीजों में भी उतना ही इन्वॉल्व होना है जितना रिक्वायर्ड है, ओवरली इन्वॉल्व नहीं होना है। अगेन, सिंस ये शुक्र है, ये प्लैनेट ऑफ लस्ट, मैं लस्ट नहीं बोलूंगी बट प्लैनेट ऑफ लव एंड सेक्सुअल एनकाउंटर ही है। इसीलिए ये कह रहा है कि आपके जो अंदर फियर्स है ना, लव को लेकर, सेक्सुअल इंटीमेसी को लेकर, आपको वो चीजें इस वक्त अपने आप से जाननी है, अपने आप के अंदर अंडरस्टैंड करनी है। और जो भी आपके पास्ट रिलेशनशिप्स थे, या फिर आपने पास्ट में किसी प्यार को खोया, या कभी भी, अगर मैं अभी बोल रही हूँ कि पास्ट का कोई ट्रॉमा है, तो आपके दिमाग में जिसका भी इस वक्त नाम आ रहा है, या जो भी जिसके बारे में भी आप सोच पा रहे हो, आपको वो आपको वो फीलिंग एक बार जीनी है, जी कर उसको खत्म करना है, हील करना है अपने आप को। इसी के साथ साथ 12वां घर एक्सपेंसेस का भी है। 12वां घर ओवरसीज ट्रैवल का भी है। तो ये भी हो सकता है जितने भी एरीज लोग हैं उनको ओवरसीज ट्रैवल करना पड़े, या फिर अगर आप सपोज इंडिया वापस आ गए थे तो आपको अभी चांस मिलेगा वापस जाने का, या फिर अगर आप ऑलरेडी ओवरसीज में है तो आपको इंडिया आने का चांस मिलेगा, अपने फैमिली वालों से मिलने का चांस मिलेगा। इसी के साथ साथ राशि परिवर्तन योग जो है वो आपके दूसरे भाव और 12वें भाव के साथ है। साथ में 7th हाउस और 9th हाउस भी कनेक्ट होता है। तो ये भी बताता है कि पास्ट रिलेशनशिप से जो लॉस आपने आपको मिला है, आपको उसको एक्नॉलेज करना है, उसको उससे आपको कुछ सीखना है। साथ ही साथ आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं, या अगर आप कोई मेजर एक्सपेंस करने जा रहे हो, तो उसके बारे में एक बार अच्छे से सोच लो।
अब ये भी बताता है कि आपके बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं, थोड़े लग्ज़री खर्चे होने वाले हैं। वो ये भी हो सकता है आप शादी करने आ रहे हो या आपकी शादी होने वाली है या आपका बच्चा होने वाला है, तो इन सब चीज़ों के कारण आपके खर्चे ज़रूर होने वाले हैं। तो एक्सपेंसेस अभी ऑन द पेपर्स हैं, जिस पे आपको वैसे भी बहुत ध्यान से थोड़ा-सा कई जबकि डेफ़िनिटली क्योंकि हमारे पास डिबिलिटेटेड मर्करी भी है 12th हाउस में, तो ये कहीं न कहीं आपका लॉजिक उड़ा देगा। कहीं न कहीं ऐसा सिनेरियो प्ले आउट होगा, बस अपना आपका खर्चा होता जा रहा है, आप कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हो। ये मोस्टली बड़े इवेंट्स पे होता है, जैसे शादी हो गई या फिर बच्चा होता है तब, तो ऐसे कोई इवेंट हो सकता है। इसी के साथ-साथ 12th हाउस आपका फॉरेन ट्रैवल, आई थिंक फॉरेन ट्रैवल की मैंने बात कर ली है, राइट? Yeah, so I think that's all about it. Yeah. So next is sign of Taurus. तो अगर आपका Taurus moon है या Taurus ascendant है, तो this is going to be the video for you. तो अगर तो just a second. Yeah. So टॉरस असेंडेंस के लिए ये रेट्रोग्रेड ऑफ वीनस और ये आपका असेंडेंट लॉर्ड भी है, लग्न लॉर्ड भी है, और ये हो रहा है 11th हाउस में। सबसे पहले तो इसका मतलब है कि पास्ट में कोई आपके रिलेशनशिप ऐसे रहे होंगे, और वो रिलेशनशिप सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, पर आपकी कोई दोस्ती भी ऐसी रही हो सकती है जिसका अब री इनकाउंटर आपको देखना पड़ेगा। री इनकाउंटर आपकी लाइफ में होगा या री इंट्रोडक्शन होगा, या पास्ट में हुई कोई चीज एक और बार सिमिलर पैटर्न से आपकी लाइफ में प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस कर दी, वो अपॉर्चुनिटी अपने आप से ही अब आपकी लाइफ में आ जाएगी। ठीक है? तो ये टाइम, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये टाइम बहुत अच्छा है टॉरसेस के लिए, क्योंकि देखो 11वां घर कहीं न कहीं एक ऐसा घर है जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। वो डिज़ायर्स का ज़रूर है, हमारी डिज़ायर्स भी हमारे लिए एक तरीके की ऑब्स्टेकल्स ही होती हैं, है ना? तो इसीलिए आपको जो आप डिज़ायर करते हो वो मिलेगा ज़रूर, पर उसके लिए आपको कोई कर्मा करना पड़ेगा, आपको अपना कोई एक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। अब वो इसलिए कि शुक्र जब रेट्रोग्रेड जा रहा है तो वो एक्वेरियस को भी तो एक्टिवेट कर रहा है, वो 10th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, वो सूर्य और शनि जहां पर बैठा है उसको भी एक्टिवेट कर रहा है। इसीलिए आपको अपना कोई एक्शन, आपको कोई सर्विस, कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, या तो सोसाइटी के प्रति या किसी अपनी लाइफ में किसी के प्रति आपको बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, ये अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के लिए। अब ये जो राशि परिवर्तन योग है, ये आपके असेंडेंट में लग्न और 11वें स्थान के बीच में हो रहा है। तो ये वैसे तो बहुत प्रॉमिसिंग होता है, रेट्रोग्रेशन के बाद भी ये कहीं ना कहीं अच्छा इफेक्ट देता है, पर स्टिल आपको शुक्र जो रेट्रोग्रेड है 11th हाउस में, आपको कहीं ना कहीं अपने सोशल सर्कल, या आपने किस तरीके से कोई इंटरेक्शन किया था सोशल सर्कल में, आपने किस तरीके से अपने बड़े सिबलिंग के साथ रिएक्ट किया था, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था, या रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था, आपने उसमें क्या गलतियां करी हैं, वो सब के बारे में आपको एक पैटर्न में सोचना है, एक्नॉलेज करना है और उस चीज को हील करना है। आपको पता है ये जो सोलर एक्लिप्स भी आ रहा है, और सोलर एक्लिप्स के साथ साथ ये जो कंजंक्शन है ना 6 प्लैनेट्स का जो पाइसेस में हो रहा है, अब आप देखो ये कंजंक्शन शनि और सूर्य के आने से पहले, ये कंजंक्शन सारे ही सॉफ्ट प्लैनेट्स का है, मून, वीनस, मर्करी, और उसमें एक ही राहु है जो उनको एम्पलीफाई कर रहा है या अफ्लिक्शन में डाल रहा है, पर वो बुध का तो दोस्त है, वो शुक्र का भी दोस्त है, सिर्फ मून उसके साथ आकर थोड़ा सा करप्ट जोन में जा रहा है। पर ये सिर्फ इतना कह रहा है कि राहु इस पोजीशन को और एम्पलीफाई करेगा। राहु का अपना कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर राहु जिन सबके साथ बैठा है या जिस ज़ोडिएक साइन में बैठा है, वो उन सब का इफेक्ट प्रोमिनेंटली या बहुत ब्लास्ट वाले तरीके से देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जो राहु यहाँ पर है,
वो ये कह रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से रियलाइज़ करनी है। अब वो रियलाइज़ कैसे होगी? कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ़ में ऐसा इवेंट होगा कि आप मजबूर हो जाओगे वो चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए। तो पहले आएगी कोई दिक्कत वाली सिचुएशन, उसके बाद आपके अंदर की रियलाइज़ेशन आएगी। तो हर ज़ॉडिएक साइन के लिए, ये सिर्फ़ टॉरस के लिए नहीं है, बट हर ज़ॉडिएक साइन के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएगी, जो आपको इमोशनली, सर्कमस्टेंशियली और रिलेशनशिप वाइज इफेक्ट करेगी। उसी के बाद आप उसको हील करोगे। पर ये डेफिनेटली जो वीनस रेट्रोग्रेड जा रहा है पाइसेस में, ये हीलिंग रिक्वायर कर रहा है। ये कह रहा है कि अब उस स्थान का घड़ा भर चुका है। अब आपको उस घड़े को खाली करना है, उस घड़े को ठीक करना है। ठीक है? अब इसी के साथ-साथ जो शुक्र है वो आपका असेंडेंट लॉर्ड है और वो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है। तो बहुत से आपके ऐसे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जो एक ही बार के लिए खत्म हो जाएँगे। आपका बहुत सा ऐसा कॉम्पिटिशन हो सकता है जो एक ही बार के लिए खत्म हो जाएगा। पर आपको उसके अंदर तक झाँकना है पहले। आपको अपनी गलतियाँ पहचाननी है और साथ ही साथ आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी पहचानना है। और बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने प्रॉब्लम्स और कंपटीशन को ठीक करना है या उसके साथ बैलेंस फाइंड करना है। ठीक है? अब अगली राशि है जेमिनी। जेमिनी अगर आपका असेंडेंट है या मून साइन है, तो ये वीडियो है। अब जेमिनाइज के लिए ये जो वीनस का रेट्रोग्रेड है या वीनस वक्रिय जा रहा है 10th हाउस में, इसका मतलब है कि ये जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस है या ये स्पिरिचुअल हीलिंग है, ये आपकी अपने जो भी आपके लाइफ में अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, चाहे वो आपके फादर हैं, चाहे वो आपके ग्रैंडफादर हैं, चाहे वो आपका बॉस है, कि कोई भी ऐसा इंसान है, उसके साथ ये हीलिंग रिक्वायर्ड है। आपको अपना आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है या आपने अपनी इमेज किस तरीके से बाहर प्रेजेंट करी है, आपको वो चीज एक्नॉलेज करनी है, पहचाननी है और उसको ठीक करना है, हील करना है। अब ये सिंस 9th हाउस को भी इफेक्ट करेगा, 10th हाउस को भी इफेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि आपको ना कुछ बड़प्पन दिखाना होगा, आपको कुछ आपको अपनी इमेज को समेटने के लिए, अपनी इमेज को ठीक करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको लॉजिक छोड़ के, बिल्कुल ही इलॉजिकल होके अब किसी का भला करना पड़ेगा। आप इस टाइम पे दान पुण्य कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप गुरुज़ को कहीं न कहीं देखो, सिंस आपका सूर्य और शनि 9th हाउस में है, तो कहीं न कहीं इससे ये पता लगता है कि अभी कुछ पास्ट मंथ्स में या पास्ट वीक्स में आपने अपने किसी आपका कुछ तकरार रहा होगा अपने टीचर के साथ, मेंटर के साथ या कोई भी गुरु लाइक पर्सन के साथ, वो कोई बॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए वो ह्यूमिलिएशन कहीं न कहीं, जो वो ह्यूमिलिएशन या जो वो फाइट हुई है या आपको अगर कोई ह्यूमिलिएशन मिली है किसी गुरु से, किसी मेंटर से, किसी बॉस से, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू एनालाइज़ कि अगर वो मुझे क्रिटिसिज़्म मिला है, वो मुझे ह्यूमिलिएशन मिली है, तो क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ये बेसिकली आपके खुद के ग्रोथ के लिए ही आपको मिला है। नो डाउट ये ऐसा पोज़ीशन है या ऐसा कंजंक्शन है जो आपके 10th हाउस में हो रहा है, जो आपको कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा एरोगेंट बना सकता है। इसी कंजंक्शन के अंदर आपका असेंडेंट लॉर्ड भी कंजंक्ट है, साथ ही साथ असेंडेंट में मार्स है। तो कहीं न कहीं आपका आपकी जो लॉजिकनेस है या आपका जो माइंड है, वो इस हीट से पूरा कवर हो जाएगा, जिस वजह से आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या मैं क्या गलत कर रही हूँ। तो ये टाइम है आपका अपने एक्शंस को रेट्रोस्पेक्ट करना, अपने एक्शंस को समझना कि आपके एक्शंस कहीं गलत तो नहीं है। इसी के साथ-साथ राशि परिवर्तन योग हो रहा है 10th और 12th हाउस में। अगेन
10th हाउस आपके कर्मों का है, आपके करियर का है, आपके एक्शंस का है, और 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड का है, और लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर का है। कहीं ना कहीं ये टाइम ऐसा है जहां पर आपको एक्शंस करने की जरूरत नहीं है, रादर जो आपने पास्ट में एक्शंस किए हैं आपको उनको एक बार जांचने की जरूरत है कि वहां पर गलती कहाँ हुई है। तो ये जो लॉस लाइक सिचुएशन है, या कोई एक्सपेंस लाइक सिचुएशन है, या करियर में अप एंड डाउन वाली सिचुएशन है, ये इसी वजह से हाई है। जब आप जिस मोमेंट ये चीज ठीक कर लोगे ना, उसी मोमेंट आपको कुछ ना कुछ अच्छा अपने करियर से रिलेटेड मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन अपने करियर से रिलेटेड मिलेगी। तो ये 42 डेज जो है वो आपके पास है अपने कर्मों को सुधारने के लिए। ठीक है? इस दौरान अगर आप अपने से छोटों एंड स्पेशली अपने से छोटी फीमेल्स को अगर किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो सर्विस से हो, अगर सपोज आप टीचर हैं, तो कोई अपने से छोटी लड़की, जैसे छोटी लड़कियां होती हैं जो इतना नहीं अफोर्ड कर सकती ट्यूशंस लेने को, आप उनको पढ़ा दें, तो ऐसी सब चीजें अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल साउंड करेगा, और सॉरी बेनिफिशियल प्रूव होगा। ओके, अब नेक्स्ट है द साइन ऑफ कैंसर। सो कैंसेरियंस के लिए अगर आपकी कर्क राशि है या फिर आपका लग्न कर्क है, तो आपका ये जो रेट्रोग्रेड है, ये शुक्र वक्रीय है, ये जा रहा है 9th हाउस में, 9वें स्थान में। अब 9th हाउस में शुक्र, नौवां घर जुपिटर के लिए माना जाता है। नौवां घर आपके एथिक्स का है, आपके मॉरल्स का है, आप क्या बिलीव करते हो, आपका क्या रिलीजन है, एंड आप क्या समझते हो क्या सही है क्या गलत है, वो है नौवां भाव। अब वहां पर असुरों का देवता आया है और वो उल्टा हो गया है। वो कह रहा है कि कुछ ऐसा सीक्रेसी में हुआ था आपकी जिंदगी में, 8th हाउस की तरफ कुछ ऐसा हुआ था जो कि अब आपको खत्म करना है, जो अनफिनिश रह गया था आपको खत्म करना है, ताकि आप 9th हाउस में शुक्र का रिजल्ट ले पाए। जब 9th हाउस में शुक्र एग्जॉल्टेड आता है, उच्च का आता है कैंसेरियन कर्क राशि वालों के लिए, तो वो आपको वैसे तो बहुत इंजॉयबल टाइम लेकर आता है, पर साथ ही साथ वो आपके कर्मों को भी बिगाड़ता है। कहीं ना कहीं, क्योंकि वो स्थान जुपिटर का है, वहां पर जुपिटर जैसी फिलॉसफी चाहिए, पर वहां पर क्या आ जाता है, इंजॉयमेंट। तो नो डाउट लग्जरी और इंजॉयमेंट पर्सपेक्टिव से ये आपके हित में ही है, पर अगर मैं ये मॉरल्स के अकॉर्डिंग देखूं, या क्या सही है क्या गलत है उसके अकॉर्डिंग देखूं, तो ये एक नेगेटिव प्लेसमेंट है। अब जब शुक्र वक्रीय गया है 9वें भाव में, तो ये कहता है कि आपको अपना लक, अपना भाग्य उदय करने के लिए 8th हाउस के मैटर्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपको करना है कुछ कॉम्प्रोमाइज टुवर्ड्स योर इन लॉज, या फिर आपके 11वें, मतलब आपका 8th हाउस आपके फादर के साइड के कुछ लोगों की तरफ का भी हो सकता है, या इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, इंश्योरेंस मनी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो अब ये शुक्र कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपना रिलेशनशिप फादर फिगर्स के साथ सुधारना है, आपको कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग में जाना है अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो कि आपका रिलेशनशिप गुरुज के साथ है या फादर लाइक फिगर्स के साथ है। ओनली देन आप अपने भाग्य को उदय कर पाएंगे। तो ये टाइम बहुत ही ज्यादा लर्निंग का है। 42 डेज ऐसे डेज रहेंगे जहां पर आपको कोई लाइफ लेसन एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया लर्न करने के लिए, पर साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज अपने इन लॉज के प्रति भी करना है, अगर आप मैरिड हो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो सीक्रेट्स के प्रति आपको कोई सैक्रिफाइस करना है, एज इन कि आपको अगर कोई भी बात बताई गई है,
पास्ट में अगर आपको कोई भी सीक्रेट किसी का पता था और आपको पता है कि आपने वो एक्सपोज कर दिया जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम आई, तो इट्स टाइम टू कन्फेस। इट्स टाइम कि आप उस चीज को ओन करो। आप उस चीज को आप आइडेंटिफाई करो कि मेरे से ये गलती हुई है, अब मुझे उसको सुधारना है। ठीक है? अब ये प्लेसमेंट कहीं न कहीं फाइनेंशियली भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये जो राशि परिवर्तन योग है ये 11th और 9th हाउस में है। तो जब 11th और 9th हाउस का आपस में योग हो और राशि परिवर्तन योग हो, तो ये धन योग भी बनाता है। इसका मतलब है कि आपको अपने नॉलेज के बेसिस पे, वो भी क्रिएटिव नॉलेज के बेसिस पे, अपने सोशल नेटवर्किंग सर्कल से कुछ ना कुछ फायदा होगा। या फिर एक डिस्टेंस से आपको अपनी नॉलेज के कारण या अपने एक्सपर्टीज, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट के कारण कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है और कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है? पर ये टाइम डेफिनेटली इज अबाउट सम सैक्रिफाइस दैट यू विल मेक, पर वो सैक्रिफाइस हिडन होना चाहिए। उसको हर किसी के सामने बताना नहीं है, उसको सीक्रेसी में रखना है। अब ये जो शुक्र है ये आपका 4th लॉर्ड है एंड आपका 11th लॉर्ड है। तो ये जब 9th हाउस में आ रहा है ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, पर आपको वेट करना पड़ेगा इस शुक्र को डायरेक्ट जाने का। जब ये डायरेक्ट जाएगा, जब आपका ये पास्ट लाइफ कर्मा फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। पर जब तक ये रेट्रोग्रेड है, जब तक ये वक्रीय है, तब तक ये आपको कर्मा जरूर देगा। ये आपको सडन इवेंट्स जरूर देगा। वो सडन एम्बैरेसमेंट भी हो सकती है। कोई आपकी इमेज खराब करने की कोशिश भी कर सकता है, एंड इनफैक्ट यही चीज जेमिनाइज के साथ भी हो सकती है। उनकी भी इमेज कोई खराब करने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए उनको अपने इमेज के टुवर्ड्स वर्क करना है। ठीक है? अब इसके बाद द साइन ऑफ लियो। सो लियोस के लिए अगर आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अग आपके लिए आपका ये सारा क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स 8th हाउस में जा रहा है। आप देखेंगे कि आपको इतना सारा इंटरेस्ट, इतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में। क्या है विदिन, क्या है, क्या है ये डीप सीक्रेट, ये क्या, कौन सी गुफा में ये सारा ज्ञान है जो ज्ञान आप निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है? ये शुक्र जो है, शुक्र, चंद्र, बुध और राहु, ये 8th हाउस में जब जाता है, आपकी लाइफ 360 डिग्री पलटती है। और उसके साथ साथ शुक्र वक्रीय भी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप ऑन स्टेक है। आपको अपने रिलेशनशिप या अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड वाइफ, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपका सिर्फ एक रिलेशनशिप है, और अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तो पार्टनरशिप, तो बिजनेस, या फिर अगर वो भी नहीं है तो कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आप इंटरैक्ट करते हो, आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। जबकि शनि आपका 7वां भाव छोड़ने वाला है, पर वो जाने से पहले एक मेजर दाग देकर जाएगा, एक मेजर क्रिटिसिज्म देकर जाएगा आपको, जिसके अगेंस्ट आपको अपने आप को प्रूव करना है। पर ये जो शुक्र वक्रीय है, ये कहता है कि पहले आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर झांको, देखो कि उसमें क्या कमी रह गई थी, और उसके बाद अपने अंदर झांको कि अब आपको क्या अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, बदलाव लेकर आने हैं, और फिर उस पर काम करो। तो ये शुक्र आपको 8th हाउस में नो डाउट बहुत अच्छी लग्जरी दे सकता है। फाइनेंसेस के मामले में ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। पर सेम टाइम पे ये आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखने को भी कहता है। जब शुक्र मोक्षा हाउसेस में आता है तो ये जेनरेशंस के जो ट्रॉमास होते हैं ना, और ये जा भी रेट्रोग्रेड रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपने पूरे खानदान के जो ट्रॉमास आपके अंदर तक आ गए हैं ना, आपको उन सबको एक्नॉलेज करना है, उनको हील करना है। और वो हील कैसे करोगे आप? डीप रिसर्च से, आंसर्स फाइंड करके, एस्ट्रोलॉजी से आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये चीज मेरे पेरेंट्स ने गलत करी,
जो अब वो चीज मेरे अंदर आ गई, अब मैं कहीं ना कहीं आगे अपने रिलेशनशिप्स में इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, इस चीज के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब आपको सैक्रिफाइस करना है अपने रिलेशनशिप्स के प्रति, लोगों के प्रति। क्यों? क्योंकि आपको अब अपनी वो गलती सुधारनी है जो बेसिकली आपकी गलती नहीं थी, जो बेसिकली आपके ट्रॉमास की गलती थी। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि उन ट्रॉमास को कैसे एक्नॉलेज करना है, अपने आप को कैसे हील करना है। साइकियाट्रिस्ट या सॉरी आई वाज गोइंग टू से फिजियोथेरेपिस्ट, बट जो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हमें किसी ने इनकी इम्पोर्टेंस बताई ही नहीं। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, बट हर किसी को एटलीस्ट अपना थेरेपिस्ट बन जाना चाहिए। तो आपके लिए ये एक ऐसा वक्त है जहां पर पहली चीज कि आपकी फिजिकल रेजिडेंस चेंज हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको इवन अपनी फिजिकल रेजिडेंस तक चेंज करनी पड़ सकती है, इतना फ्रीक्वेंट चेंज आएगा। अगर जॉब में हो तो फ्रीक्वेंट चेंज जॉब में आ सकता है, बिजनेस में हो तो बिजनेस में एकदम से कुछ चेंज आ सकता है। पर डेफिनेटली आपको अपने करियर में कुछ रिसर्च और क्रिएटिविटी से रिलेटेड रिसर्च करनी है और उसको यूज करना है अपना करियर बनाने के लिए और अपने करियर को और बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब राशि परिवर्तन योग भी 8वें और 10वें भाव में है। इसका मतलब है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकाल कर अपने करियर में डालनी है, जिससे आपका करियर थोड़ा एलिवेट हो। आपको सडन गेन हो सकता है अपने करियर से, एकदम से आपको प्रमोशन मिल गया या एकदम से ही। पर ये जो प्रमोशन है ना, ये आपके हार्डवर्क पे बहुत डिपेंड करेगा। आप अपने एनिमीज को, अपने कंपटीशन के साथ कैसे डील कर रहे हो नेक्स्ट 42 डेज के लिए, ये डिसाइड करेगा कि वेदर आपको प्रमोशन मिलना चाहिए कि नहीं। तो आपका सैक्रिफाइस टुवर्ड्स everyone all together is going to actually shape your karma, right? आपके आपको आपकी इमेज जो आपको लगता है कि शायद पास्ट में मेरे एक्शंस की वजह से खराब हो गई, आपको अब चांस मिलेगा उसको ठीक करने का। बट वो चांस ना एक बहुत ही अलग तरीके से मिल सकता है, बहुत नेगेटिव तरीके से कोई पॉजिटिव चीज निकल के आ सकती है। ठीक है, पर डेफिनेटली काम की जहां तक बात है, करियर की जहां तक बात है, आपको कुछ तो रिसर्च एलिमेंट में या फिर आपको कुछ तो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी और कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आना चाहिए, एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा अगले 42 डेज में। ठीक है, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ये बहुत सडनली हो सकता है, राइट? अब इसके बाद वर्गोस। तो वर्गो या कन्या राशि वालों के लिए, राशि या लग्न वालों के लिए जो शुक्र है वो वक्रिय जा रहा है 7th हाउस में। अब जब 7th हाउस में शुक्र वक्रिय जाता है, 7th हाउस मैंने आपको बताया आपके बिजनेस का भी है, आपकी पार्टनरशिप का भी है, आपके स्पाउस का भी है और आपकी इंटरैक्शन लोगों के साथ कैसे रहते हैं उसका भी है। अब पिछले कुछ दिनों में आपके इंटरैक्शन लोगों के साथ डिप्रेसिंग ही रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको डिसेप्टिव लोग मिले हैं, बहुत ज्यादा चालाक लोग मिले हैं, कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहा है। अब टाइम है कि रिलेशनशिप को लेकर जो आपके जेनरेशनल ट्रॉमास है, रिलेशनशिप में जो आपका एक पैटर्न चलता आ रहा है, अब वो चेंज होगा। ये टाइम है जब आप डीप रूटेड कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप्स को एक्नॉलेज करेंगे। मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है, एंड इट इज नॉट, एंड ये सिर्फ रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं है, आप लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं, आप जब किसी से पहली बार इंटरैक्ट करते हैं तो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में किस तरीके से सोचते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करेगा।
आपको उन सब चीज़ों के बीच में इमोशनली अंदर जाना है, अंडरस्टैंड करना है, एक्नॉलेज करना है, अपनी गलतियों को देखना है, हील करना है, ठीक करना है उनको। और यही सेम चीज़ आपको अपने बिज़नेस में भी करनी है। आपको अपने बिज़नेस में कुछ देर के लिए लॉजिक छोड़ के अपना इंट्यूशन देना है, कि मुझे ये लग रहा है मेरी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अभी ये टाइम एक्शन लेने का नहीं है। जब शुक्र सीधा होगा, अभी टाइम ना सिर्फ अपने अंदर रियलाइजेशंस लाने का है और सोचने का है, विचार करने का है और बदलाव लाने का एक बीज डालने का है। पर इसके लिए कोई चेंज जो करना है वो आने वाले टाइम में होगा। जब आपका शुक्र आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा पाइसेस में और फिर एरीज में चला जाएगा। अब यही शुक्र रेट्रोग्रेड होके 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि कहीं न कहीं कोई डिस्प्यूट्स ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके परिवार को लेकर जिनसे आपको डील करना है। उनसे एक वन्स एंड फॉर ऑल आपको डील करके उनको खत्म करना है। उनको हमेशा के लिए जड़ से हटाना है। तो ये आपके वर्क स्पेस में या आपके जैसे आप जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ आस-पास में या फिर आप जिस तरीके से रूटीन में जो काम कर रहे हो ये उसमें बदलाव लाएगा। ये आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को एक एक बार के लिए उभारेगा पर उसके बाद उसको कंप्लीटली शट डाउन कर देगा, कंप्लीटली खत्म कर देगा। ठीक है? अब इसके बाद ये इसके साथ-साथ ये जो राशि परिवर्तन योग है, ये 7th 7वें और 9वें भाव में हो रहा है और इसी के साथ-साथ ये इसकी रूलरशिप 2nd और 4th हाउस के साथ भी है। तो ये एक बहुत अच्छा धन योग क्रिएट कर रहा है आपके 7th और 9th हाउस के लिए। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके स्पाउस को कुछ लक एलिमेंट मिल सकता है और इनफैक्ट आपको अपनी पार्टनरशिप से भी कुछ लक एलिमेंट आपका भाग्य उदय हो सकता है। पर डेफ़िनेटली आपको अपने ये जो भी आपका इंटरैक्शन है किसी के साथ, अपने स्पाउस के साथ या दूसरे लोगों के साथ, इन सब में आपको कहीं न कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज और अपना क्या सही है, क्या गलत है, इन सबको इस्तेमाल करके आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। आपको अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप्स आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दे सकते हैं। आपका ट्रॉमा और आपके आपके डिप्रेशन को, एंग्ज़ायटी को और बढ़ा सकते हैं। तो वर्गोस के लिए वैसे भी टाइम अब बेटर होने वाला है क्योंकि केतु आपके असेंडेंट से जाने वाला है। तो ये एक लास्ट की ही कुछ चिंगारी है जो आपको सारा कुछ ठीक करने के लिए मतलब कोई ना कोई इवेंट दे रही है इस वक़्त। ठीक है? अब इसके बाद है लिब्रा। सो लिब्रा लोगों के लिए अ, ये जो शुक्र जो तुला राशि वाले हैं या तुला लग्न वाले हैं, इन लोगों के लिए शुक्र 6th हाउस में छठे भाव में वक्रिय जा रहा है। अब 6th हाउस क्या है? अब लिब्रा लोगों के लिए 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजीजेस, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हेल्थ के लिए उनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में क्योंकि ये वीनस जो रेट्रोग्रेड आया है 6th हाउस में, स्पेशली अगर आप फीमेल है और तो आपका शुक्र छठे भाव में वक्रीय होके आया है, इसका मतलब है कि आपको अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स या फिर जैसे यूट्रस हो गया या पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, इन सब से रिलेटेड डील करना पड़ेगा और इसको जड़ से निकालना पड़ेगा। अब लिब्रास के लिए ये टाइम बहुत तो अच्छा नहीं है रिलेशनशिप्स को लेकर। इनको अपने पास्ट के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या फिर अगर कोई ऐसा आपको आपको इस वक़्त ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में जाना पड़ेगा अपने लव मैटर्स से रिलेटेड, अदरवाइज़ आपको कॉन्फ्लिक्ट से जूझना पड़ेगा। तो ये वक़्त लिब्रा लोगों के लिए ऐसा है कि एक तो उनको अपनी हेल्थ ऑन ट्रैक रखनी है,
साथ ही साथ उनको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ अपनी इन्वेस्टमेंट्स या फिर अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड लेना पड़ेगा। और हो सकता है कोई पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट अब अराइज हो जाए और उससे आपको डील करना पड़ जाए। राशि परिवर्तन योग आपके लिए 6th और 8th हाउस में है। तो इसका मतलब है कि आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी अराइज कर सकता है, जिसके कारण आपको अपना रिलेशनशिप कहीं न कहीं उसके अंदर झाँकना पड़ेगा अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि 6th हाउस ना आपके रिलेटिव्स का भी होता है। तो इसीलिए 6th हाउस में जब शुक्र वक्रीय जाता है, इसका मतलब है कि आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही डीप चीजें बाहर निकाल के देखनी पड़ेगी कि ये चीजें क्यों होती आ रही हैं, अब इसको चेंज कैसे करा जाएगा। और सिंस ये राशि परिवर्तन योग छठे और 8वें स्थान का हो रहा है, इसीलिए ये इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को भी डिनोट करता है कि उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हुई हो सकती है, या फिर पिछले टाइम में कोई भी बुजुर्गों की वजह से या कोई भी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सबसे बड़े थे, उनकी वजह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट बहुत देर से आता चला गया है। अब आपको उसको जड़ से मिटाना है, पर आपको उससे डील करना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ आपको अपने डेट्स के साथ भी डील करना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये टाइम है जब आपको अपने डेट्स को कंप्लीटली खत्म करना है, कंप्लीटली उससे ओवर होना है। और छठे स्थान में जब इतना ज़्यादा क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स हो, तो इसका मतलब है कि आपको अपने एक्सपेंसेस, आपको अपनी सारा, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो मनी मैटर्स हो, कुछ भी हो, उनको बारीकी से देखना ज़रूरी है। उसमें लॉजिक मत डालो, पर उसको एटलीस्ट पेपर पे लिखो, उसको बाहर लेकर आओ कि आपने क्या ऐसे डिसीजंस लिए थे बिना सोचे-समझे, जिस वजह से इतना डेट हो गया। या जिस वजह से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब उससे निकलना कैसे, अब उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है। और इसी के साथ-साथ ये मैरिज या लव एनकाउंटर, लव अफेयर, इन सब से रिलेटेड भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। अब ये आपका असेंडेंट लॉर्ड है शुक्र, और वो वक्रिय जा रहा है छठे भाव में जाकर, तो आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगी। 42 डेज के लिए आपको अपनी हेल्थ को चेक में रखना है, स्पेशली अपनी रूटीन ठीक करनी है। क्योंकि लड़कियों के लिए अगर ये यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओएस से रिलेटेड है, पीसीओडी से रिलेटेड है, तो आपको डेफिनेटली अपने रूटीन को ठीक करना पड़ेगा, अपने डाइटरी प्लान को ठीक करना पड़ेगा। 6th हाउस आपके न्यूट्रिशन के बारे में भी है कि आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हो, कितना आप अच्छा खा रहे हो, कितना गंदा जंक फूड खा रहे हो, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तुला राशि वालों को तो स्पेशली जंक फूड अवॉइड करना चाहिए 42 डेज के लिए। अदरवाइज ये वीनस आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड। इसी के साथ-साथ कहीं न कहीं आपको अपने बच्चों के लिए, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के लिए या फिर अपनी एजुकेशन को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कहीं न आपका माइंड इस वक़्त बहुत क्लस्टर्ड है। आपको कहीं न कहीं प्रॉपर कंसंट्रेशन वाला सिनेरियो नहीं मिल रहा है, या तो लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है या आस-पास ऐसा कुछ चल रहा है, जिस वजह से ना कहीं न कहीं आपकी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो अगर तो आप अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकते हो, तो आई वुड डेफिनिटली सजेस्ट कि उसको पोस्टपोन कर दो। उसको अभी मत दो, क्योंकि अभी आपका टाइम ऐसा है कि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो कंसंट्रेशन करनी बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। इसीलिए अपना टाइम लो, सारी चीज़ें एक बार ठीक करो और उसके बाद जाकर कुछ ऐसा अपना कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो और एग्ज़ाम दो। ठीक है? अब ये चाहे राशि परिवर्तन योग दे रहा है, पर बहुत अच्छे हाउसेस के साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकता, पर अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो लोगों के लिए, स्कॉर्पियो राशि के लिए ये शुक्र वक्रिय जा रहा है 5th हाउस में।
इस टाइम पे आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स रीसर्फेस कर सकते हैं, या आपके दिमाग में अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स चल सकते हैं कि मैंने पास्ट में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या गलतियां की हैं, अब मुझे कैसे सुधारना चाहिए। और आप पास्ट को बहुत ज्यादा रेट्रोस्पेक्ट करते रहेंगे, आप हर वक्त पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, उसकी वजह से डिप्रेस होते रहेंगे। इसी के साथ-साथ अगर आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई एग्ज़ाम ऑन द लाइन है, तो आपको एग्ज़ाम की भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। इसीलिए अब बार-बार, बार-बार अपने पास्ट में आपने सपोज़ उससे पहले भी एक एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट कैसा रहा है, आप उसको बार-बार कंपेयर करते रहेंगे अपने प्रेज़ेंट एग्ज़ाम के साथ। आई थिंक यही सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपके लिए, करने के लिए, और इस वजह से ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ-साथ ये शुक्र ये भी कहता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, एग्ज़ाम्स नहीं है, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, तो ये टाइम पे ना आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को फिर से अपने ख़्यालों अपने मतलब दिमाग में लाना होगा, और उस वो डिसीज़न को एक बार वेरीफ़ाई करना पड़ेगा कि क्या मैंने जो ये डिसीज़न लिया है, ये सही लिया है कि नहीं? अब ये टाइम ऐसा भी है जहाँ पर ये हो सकता है कि आप अभी मैरिड नहीं हैं, पर आप अगर कोई लव एनकाउंटर को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो बहुत ना बैक एंड फोर्थ चीज़ें रह सकती हैं। वो लव एनकाउंटर मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज़ राशि परिवर्तन योग आ रहा है 5th और 7th हाउस में, और ये जो ट्रांजिट है ना, ये प्रोजनी के लिए भी होता है। तो ये आपको, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, या आप बच्चा आप मतलब चाह रहे हैं और नहीं हो रहा था अभी तक, तो अभी उसके होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर ये लव को मैरिज में कन्वर्ट करना आप चाह रहे हैं, तो अभी ये ऐसा टाइम है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर आपको करना पड़ेगा। अपने घरवालों के प्रति, अपने घरवालों से रिबेल करना पड़ेगा, उनसे थोड़ा-सा अगेंस्ट जाना पड़ेगा इस लव मैरिज को सॉरी इस लव को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए। इसी के साथ-साथ ये जो मैरिज पार्टनर हो सकता है, ये आपका पास्ट या आपका एक्स हो सकता है, जिसके लिए पहले कन्विंस नहीं हो रहे थे पेरेंट्स, बट अब आप फाइट करोगे उनके लिए, पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए उसी सेम पार्टनर के लिए। मोस्ट ऑफ ऑल एक्स एक्स या कोई पास्ट पार्टनर के चांसेस हैं, बट डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस वक्त आप अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करोगे, आप माइथोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, आप अपनी पास्ट संस्कृति के बारे में पढ़ोगे, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे, या बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट करोगे, और उससे आप अपने आप को रिफाइन करोगे, अपनी सोल को ठीक करोगे, अपने डिसीजंस को ठीक करोगे। ये बेस्ट टाइम नहीं है शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। आपने पास्ट में शेयर्स में इन्वेस्ट करके जिस तरीके से इन्वेस्ट किया, उसमें जो गलतियाँ करी हैं, आप इस टाइम पे वो गलतियाँ रियलाइज़ करोगे, एंड कोशिश करोगे कि हाँ, वो गलतियाँ मैं फिर से रिपीट ना करूँ। बट अननोइंगली यू मे रिपीट दोज़ मिस्टेक्स। सो इसीलिए बिल्कुल भी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट नहीं करना। और ये जो शुक्र है, ये लॉर्ड है आपके 12th हाउस का, और साथ ही साथ आपके 7th हाउस का। तो दोनों ही लॉर्ड्स आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, तो लॉस वाली सिचुएशन डेफिनिटली आ सकती है। ठीक है? तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल। एट द सेम टाइम आपको जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप किसी टेक्निकल फील्ड में हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपको उसमें कुछ क्रिएटिव एलिमेंट लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको कहीं न कहीं अपनी इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा-सा और इंटरैक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और सोचना पड़ेगा, अपने क्रिएटिव सेल्फ को बाहर निकाल के बहुत इनोवेटिव चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो आप करोगे भी। ये टाइम आपका सारा उसी चीज़ों में व्यस्त रहेगा। पर साथ ही साथ आपको अपने घर, अपने होम एनवायरनमेंट एंड अपनी मदर के प्रति कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको अपने मदर के थ्रू थोड़ा ह्यूमिलिएशन आ सकता है। वो मे बी आपके मैरिज की वजह से भी आ सकता है, और वैसे भी अपना कोई आपके कोई डिसीजन की वजह से भी आ सकता है। तो इस वक़्त प्रेफ़र कीजिए कि कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ना लीजिए। कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो एक बार उसके ऊपर थॉरोली सोचो, अच्छे से उसके प्रोस एंड कॉन्स वेइ करो, उसके बाद ही वो डिसीजन लेना।
राइट? अब अगला है सैजिटेरियस असेंडेंट। सो अगर आपका धनु राशि है या धनु लग्न है, तो तब आपका शुक्र जो रेट्रोग्रेड जा रहा है वो जा रहा है 4th हाउस में। इसका मतलब है कि आपने घर से रिलेटेड या अपने घर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड या आपके घर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ आपके रिश्ते से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में जाओगे। अब मैंने क्या बोला कि जब शुक्र मोक्षा हाउसेस में रेट्रोग्रेड जाता है तो वो आपको जनरेशनल ट्रॉमास को एक्नॉलेज करवाता है। आपकी लाइफ में शुरू से या आपकी मदर के थ्रू, फादर के थ्रू, फैमिली के थ्रू जो भी ट्रॉमास अक्यूमुलेट हुए हैं, आप अब उनको सुधारोगे। आप उनको आगे अपनी लाइफ में और इफेक्ट होने नहीं दोगे। साथ ही साथ ये बहुत ही क्रिएटिव रेट्रोग्रेशन है। ये शुक्र आपको ना बहुत ज्यादा रिसर्च करवाएगा घर से रिलेटेड, घर को डेकोरेट कैसे करना है, घर के इंटीरियर्स कैसे बदलने हैं, घर को एक बहुत अट्रैक्टिव स्पेस कैसे बनाना है, उसको ब्यूटीफुल स्पेस कैसे बनाना है। मैं ये नहीं कह रही ये एक्शंस आप अभी लोगे, पर आप इस चीज के बारे में रिसर्च करते रहोगे एंड रादर आप बहुत ज्यादा स्टडी करोगे घर से रिलेटेड और 4th हाउस से रिलेटेड मैटर्स पे। अब ये रिसर्च ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, माइथोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकती है और ये स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे आप कोई घर बनाना चाह रहे हो या बनाने वाले हो, तो आप उसके इंटीरियर्स चेंज करने वाले हो या उसके इंटीरियर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो कि अगर ये होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, ऐसे। इसी के साथ साथ ये शुक्र जो राशि परिवर्तन योग है ये 4th और 6th हाउस में है। तो ये बताता है कि आपको अपनी मदर के साथ जो आपका जनरेशनल ट्रॉमा है या मदर के साथ जो आपका रिलेशनशिप में डिसबैलेंस है, आपको वो ठीक करना है। उसके लिए आपकी विजडम लगेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग, दुनियादारी की अंडरस्टैंडिंग लगेगी। तो ये एक टाइम है जब आपको अपना रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ और आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ ठीक करना है। और जब भी मैं वीनस को रेट्रोग्रेड देखती हूँ ना 4th हाउस में, चाहे वो ट्रांजिट में हो या चाहे वो किसी के चार्ट में हो, तो मुझे दिख पता लगता है कि ऐसा इंसान ना अपने साथ बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज करना चाहता है अपने अपीयरेंस में। या तो ऐसे लोग अपने बाल कलर करा लेते हैं या कोई बोटॉक्स करा लेते हैं या कुछ तो ऐसा सिग्निफिकेंट अपनी अपीयरेंस के साथ कराते हैं कि वो बस कुछ हटके चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं। इसी के साथ साथ ये शुक्र 3rd हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है और वहां पर सन और सैटर्न है। आपके एफर्ट्स, आपके एक्शंस में कॉम्प्रोमाइज चाहिए। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपका करेज टेस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होगा। 3rd हाउस आपके कॉन्फिडेंस के बारे में भी है। तो आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बट बहुत हम्बल और जेनरस रखना पड़ेगा। शुक्र कह रहा है कि आपको 3rd हाउस से रिलेटेड, आपको अपने स्किल से रिलेटेड कुछ रिसर्च करना है, कुछ बेटर बनाने के लिए। आपके करियर में, आपके वर्क में, आपके आर्टिस्टिक चीजों में एक क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है और वो क्रिएशन रिसर्च के बाद ही आएगी। साथ ही साथ आपको अपने रिलेशनशिप्स को बहुत सॉफ्ट हार्टेडली पहचानना है, उसके अंदर की प्रॉब्लम्स या आपने क्या डिसीजंस लिए हैं, सामने वाले ने क्या डिसीजंस लिया, आपको उनको बैलेंस कैसे करना है, आपको ये सब चीजें इस वक्त देखनी जरूरी है। ठीक है? अब शुक्र आपका 11th लॉर्ड है, शुक्र आपका 6th लॉर्ड भी है। तो आपकी लाइफ में, आपके घर में या तो आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, इसीलिए आप वो प्रॉपर्टी के इंटीरियर्स एंड डेकोरेशंस के बारे में सोच रहे हो। एट द सेम टाइम आप कोई लोन भी लोगे। ठीक है? सो नेक्स्ट 42 डेज में आप इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करोगे या किसी ना किसी चीज की इनिशिएशन या स्टार्टिंग जरूर होगी। ठीक है? इसी के साथ ये जो शुक्र है ये आपके 1st और 4th लॉर्ड के साथ भी राशि परिवर्तन योग कर रहा है। तो ये एक तरीके से धन योग भी है। तो मतलब आपका जो डिजायर है अपने घर परिवार से, सुख शांति से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे टर्मोइल और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन के बाद आप अचीव कर पाओगे। ठीक है? तो ये टाइम है आपका थोड़ा रिलैक्स करने का, थोड़ा अपने अंदर झाँकने का, मेडिटेशन करने का, अपने अंदर की एनर्जी के साथ
रिलेट करने का। कुछ टाइम के लिए अपनी विज़डम, अपनी फिलॉसफी सब छोड़ दो। कुछ टाइम के लिए सिर्फ अपने इमोशंस के साथ अलाइन करो और फिर सोचो कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप कैसे अपने आस-पास, क्योंकि सैजिटेरियस के आस-पास ना वॉर बहुत होते हैं। तो वो वॉर्स से आपको कैसे डील करना है, आपको वो वन्स एंड फॉर ऑल डिसाइड करना है और उसको जड़ से मिटाना है। ठीक है? अब अगला है, एंड द लास्ट इज़ मकर राशि। मकर राशि या फिर असेंडेंट, लग्न अगर आपका है तो ये आपका शुक्र रेट्रोग्रेड जा रहा है 3rd हाउस में। आपके ना बहुत सारे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ, पास्ट फ्रेंड के साथ, पास्ट रोमांटिक एनकाउंटर के साथ, रोमांस के साथ, कोई आपका एक्स है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। वो आपसे आके कम्युनिकेट करना चाह रहा है, सोशल मीडिया में आपको हाय लिख के भेज दिया या आपकी कोई फोटो लाइक कर दी है, आपकी कोई रील लाइक कर दी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसी के साथ-साथ ये बहुत इंटेंस प्लेसमेंट है, वेरी इंटेंस प्लेसमेंट। ये आपको इतना इंटेंसली रिसर्च में, क्रिएशन में, क्रिएटिविटी में इंडल्ज करेगी और साथ ही साथ ये आपका हिम्मत, हौसला कहीं न कहीं सैक्रिफाइस करवाएगी। आपको अपनी फैमिली के प्रति कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट अभी तो मत करना। मुझे आपकी शादी के चांसेस भी लग रहे हैं आने वाले टाइम में, तो अगर आप अनमैरिड हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शादी के लिए, तो आपकी शादी के चांसेस भी बन सकते हैं। पर ये रेट्रोग्रेशन जो आया है ना, ये आया है कि आप जिस तरीके से सोचते हैं, आप जिस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो चीज़ चेंज होगी। वो चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा कि आपको उसमें चेंज लाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी फिज़िकल अपीयरेंस और फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ कहीं न कहीं अभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़्ड है। पिछले टाइम में या जब तक मार्स आपके छठे भाव में है, कोई ना कोई सर्जरी या कोई ना कोई कट ब्रूज आपकी बॉडी पर आएगा, जिस वजह से आपको अपनी हेल्थ को ट्रैक पे रखना पड़ेगा, आपको अपनी रूटीन ठीक करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं जिमिंग में, एक्सरसाइज में बहुत सारा ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें अभी रिक्वायर्ड है आपके लिए। आपकी हेल्थ इस वक्त आपका अटेंशन मांग रही है। उसी के साथ साथ आपके एफर्ट्स आपके खुद के लिए कैसे हैं, वो बहुत मैटर करेंगे इस वक़्त। आप इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में जा सकते हो, बिकॉज़ सारे सॉफ्ट प्लैनेट्स और थॉट प्रोसेस से साइकोलॉजिकल प्लैनेट्स आपके 3rd हाउस में है, एक बहुत डीप डार्क हाउस में है। इसीलिए उन चीज़ों से निकलने के लिए या उनका बेस्ट यूटिलाइज़ करने के लिए आपको अपनी फिज़िकल प्रोडक्टिविटी रखनी पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होना पड़ेगा, जैसे कि जिमिंग हो गया या फिर रनिंग हो गया, सैर हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया। पर आपको अपना न्यूट्रिशन सही रखना ज़रूरी है। इसी के साथ-साथ आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ एलिमेंट है जो आपको रेट्रोस्पेक्ट करना है। आपके जॉब प्लेस पे आपका रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, या फिर आपकी जॉब प्लेस पे आपका अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा एनकाउंटर है, आपका अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप पास्ट में खराब हो गया था, अब रीकम्युनिकेशन होगा, आप वो ठीक करोगे। तो ये सारी चीज़ें इस वक़्त आपका अटेंशन लेंगी और इन सब चीज़ों में आपको बैलेंस लाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये वीनस, ये शुक्र आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड आया है, क्योंकि वो आपको बताना चाह रहा है कि ये टाइम है आपका अपने कम्युनिकेशन को ठीक करना, अपने इंटरैक्शंस को ठीक करना और अपने कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आना। ओके? So, guys, this was my analysis about retrograde Venus. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें अगर आप चाहते हैं। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप नीचे एक लिंक है www.anmolastrology.com, उसके अंदर एक रीडिंग सेक्शन है और एक यूनिक रीडिंग सेक्शन है। दोनों ही सेक्शंस में अलग-अलग रीडिंग्स हैं, आप वहाँ से अपनी अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग कंडक्ट कर सकते हैं। ओके? सो अगली बार अगली वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।
नमस्ते, सत श्री अकाल।